बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नगर अपने आप में बड़ा ही खुशहाल था। पूरी प्रजा राजा नरेश के कामों से पूरी तरह से संतुष्ट थी और उसकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम चारुलता था। पिता की एकलौती पुत्री होने की वजह से वो बड़ी घमंडी थी। आज उसका 21वां जन्मदिन था। सैनिकों, जाओ जाके पूरे नगर में खबर कर दो कि आज राजा के महल में पूरे नगर को दावत दी जाएगी, क्योंकि आज हमारी पुत्री का जन्मदिन है। पिताजी, आज मेरा जन्मदिन है। मैं आपसे जो भी तोहफा मांगूं, क्या आप मुझे देंगी? हाँ चारुलता, तुम हमारी बेटी हो और इस पूरे नगर की कल की होने वाली महारानी। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? पिताजी, मैं आज तक अपने इस महल से कहीं बाहर नहीं गई हूँ, इसीलिए मैं आज सुंदरपुर नगर घूमना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हें इजाजत दी। वैसे भी एक दिन महारानी बनकर तुमने ही तो इस नगर को चलाना है। चारुलता रथ पर सवार होकर सैनिकों और दासियों के साथ नगर घूमने निकल जाती है, जहाँ उसे सड़क पर एक गरीब मोची जूते चप्पल सीता हुआ दिखता है। उस मोची का नाम भीखू होता है। छी, कौन है ये काला मटमैला इंसान? कितना गरीब और गंदा है ये। क्यों ना थोड़ा आनंद उठाया जाए। सारथी, रथ यहीं रोको। इसके बाद चारुलता रथ से उतरकर मोची के पास आकर अपनी जूतियां आगे बढ़ाकर घमंड से कहती है, अरे ओ गरीब मोची, चल जल्दी से मेरी जूतियां साफ कर। तनिक ठहरिए रानी जी, मैं पहले चप्पल सील लूं। क्यों रे मूर्ख मोची, क्या तू जानता नहीं कि हम इस नगर की होने वाली महारानी हैं? चल साफ कर मेरी जूती, वरना हम तेरा दाना पानी ही बंद करवा देंगे इस नगर से। चारुलता का टेढ़ापन देखकर भीखू चुपचाप से उसकी जूतियां साफ कर देता है। राजकुमारी जी लीजिए, हो गई आपकी जूतियां साफ। 10 पैसे हो गए। मोची के पैसे मांगने पर चारुलता बिगड़ जाती है। क्यों रे गरीब भिखमंगी मोची, तू मुझसे दाम मांगेगा? मैं इस नगर की महारानी हूँ। इन्हीं जूतियों से मार मार कर तेरी खाल उधेड़ दूंगी। चारुलता मोची को गरीब जानकर अपनी जूतियां खोलती है और उसके सर पर दे मारती है और उसका सारा सामान भी तीतर बीतर कर देती है, जिसे देखकर भीखू बहुत रोता है। राजा की इस घमंडी राजकुमारी ने मुझ गरीब का सब कुछ नष्ट कर दिया। हिसाब तो देना ही होगा। मैं राजा के द्वार जाऊंगा, इंसाफ का दरवाजा खटखटाऊंगा। भीखू आंखों में आंसू लिए राजा के महल में आकर सारी बात बताता है। महाराजा, आपकी पुत्री ने इस गरीब के पेट पर लात मारी है। एक गरीब को सताना तो राजदंड के बराबर है। अगर इस सुंदरपुर नगर का भविष्य आप अपनी घमंडी महारानी के हाथों में देते हैं तो यह नगर खो बन जाएगा। एक और अपनी बेटी का घमंड, दूसरी ओर भीखू में इतनी समझदारी भरी देखकर राजा अब सोच में पड़ जाता है। भीखू एकदम उचित कह रहा है। अगर इस नगर का राजपाट मैंने अपनी घमंडी पुत्री के हाथों में सौंप दिया तो वह नगर को नष्ट कर देगी, और एक भीखू ही है जो चारुलता का घमंड तोड़ सकता है। ये सोचकर राजा नरेश महल में आए पूरे नगर के निवासियों के बीच चारुलता और भीखू के विवाह का ऐलान कर देता है। चारुलता इस बात से चिढ़ जाती है और घमंड दिखाकर कहती है, पिताजी, आपने सोचा भी कैसे कि मैं इस 2 कौड़ी के काले मटमैले मोची से विवाह करूंगी? ये तो मेरे पैरों की धूल के समान भी नहीं है। चारुलता, यह तुम्हारे पिता का निर्णय नहीं बल्कि इस नगर के राजा का निर्णय है। यह विवाह होगा। अगर तुम्हें महारानी बनना है तो मेरी बात माननी होगी। इसके आगे चारुलता अब हाँ कर देती है। थोड़े ही दिनों में राजा बड़ी धूमधाम से उनकी शादी करवाते हैं और चारुलता को महारानी बना देती हैं। चारुलता, अब तुम सिर्फ राजकुमारी ही नहीं बल्कि पूरे गढ़ की महारानी हो, इसलिए अब से नगर में हर फैसला तुम ही लोगी। महारानी बनकर चारुलता में और घमंड आ जाता है। एक रोज सुरजी नाम की एक गरीब औरत अपनी समस्या लेकर उसकी फटी पुरानी साड़ी पहनकर चारुलता के सामने आती है और उसकी फटी पुरानी साड़ी को देखकर ही चारुलता चिल्लाती है, अरे कौन हो तुम और इस तरह से महल में क्यों घुस आई? महारानी को इस गरीब का प्रणाम। महारानी जी, मैं बड़ी ही गरीब हूँ। घर द्वार तो है नहीं, जैसे तैसे मेरे बच्चे खेत की जमीन में ही एक झोपड़ी बना कर रहते थे। कल रात बड़ा ही तेज तूफान आया था।
मुझ गरीब की झोपड़ी भी ढह गई। मेरी मदद कीजिए। मेरा बाल परिवार इस जाड़े में बेघर है। मुझे गरीब की थोड़ी मदद कर दीजिए। गरीब सुरजी के आंसू और दुख देखकर भी घमंडी महारानी को उस पर जरा भी दया नहीं आती। क्यों रे गरीब, ये महल क्या तुम लोगों को खजाने से भरा नजर आता है, जो सभी मदद मांगने मुंह उठाकर चले आते हैं। चारुलता, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम महारानी हो, उस गरीब का दुख, उसकी वेदना समझो और मदद करना तुम्हारा कर्तव्य है। क्यों रे दो कौड़ी के गरीब मोची, तू बतलाएगा मुझे क्या करना है क्या नहीं? तू अपनी औकात भूल गया क्या? तू मेरे इस महल में घर जमाई है और मैं यहाँ की महारानी हूँ, महारानी। तूने मुहावरा नहीं सुना? बहन के घर भाई और ससुराल के घर जमाई दोनों ही कुत्ते के समान होते हैं। और तू गरीब, जा यहाँ से, मदद नहीं मिलेगी, चल भाग। चारुलता उस गरीब की मदद ना करके उसे घमंड दिखाकर भगा देती है। राजा जी ने अपनी घमंडी पुत्री को महारानी बनाकर बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे कैसी पत्थर दिल औरत है, न गरीब के दुख को समझती है और ना ही दया है इसके मन में तो बस पाप है, पाप। ऐसे ही समय बीतता है। नगर का कोई भी गरीब मदद की गुहार लगाते हुए महारानी के पास महल में आता तो वो उनकी कभी भी मदद नहीं करती, बल्कि उन्हें गरीब कहकर भगा दिया करती। फिर एक दिन एक साधु आते हैं। महारानी को इस साधु का शत शत प्रणाम। इस साधु को अपने भंडार से दान दो महारानी। साधु के दान मांगने पर महारानी एक बार फिर घमंड दिखाती है। क्यों साधु बाबा, घूम फिर कर तुम भी उन गरीबों की तरह भीख मांगने आए हो लगता है। महारानी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तो बस तुम्हें आईना दिखा रही हूँ साधु बाबा। तुम जैसे दो कौड़ी की झोले छाप साधु बाबा एक झोला लटका लेते हो और जहाँ महल देखते नहीं कि बस सोना चांदी मांगने आ जाते हो। घमंडी महारानी से अपना हुआ अपमान देखकर साधु गुस्से में आ जाता है। अपमान, घोर अपमान! राजा नरेश, राजा नरेश! साधु की चिल्लाहट सुनकर राजा नरेश दौड़ कर आते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। साधु सच्चिदानंद जी प्रणाम। बंद करो अपना ये ढोंग और आडंबर राजा नरेश। पुत्री अपमान करती है और पिता झूठा आदर देता है। तुम्हारे हाथों भारी भूल हुई है। इस दुराचारी घमंडी को महारानी बनाकर जा रहे हैं। हम इस द्वार पर फिर ना कभी आएंगे, पर इसका घमंड एक दिन जरूर टूटेगा। साधु के इस तरह से लौट जाने की वजह से राजा नरेश भीखू को अकेले में बुलाते हैं। भीखू, मैंने सोचा था तुमसे विवाह करने के बाद चारुलता का घमंड टूट जाएगा, मगर ऐसा हो ना सका। अब तुम ही कोई उपाय बताओ। महारानी के घमंड को तोड़ने का एक ही उपाय है राजा जी, मगर उसके लिए आपको अपने दिल पर पत्थर रखना होगा। उसे महारानी के पद से हटाकर एक गरीब की जिंदगी भोगने का आदेश दीजिए, तभी उसे गरीबों का दुख महसूस होगा। भीखू के कहे अनुसार राजा चारुलता को महारानी के पद और महल से भी निकाल देते हैं। उससे जूतियां, महंगे कपड़े, गहने सब ले लिया जाता है। चारुलता भीखू के साथ एक साड़ी में निकल जाती है और उस वक्त कड़कड़ाती धूप होती है। हे प्रभु, ये सड़क तो अंगार जैसी जल रही है। काश कि मेरे पास मेरी जूतियां होती। अरे ओ मूर्ख चंद मोची, अरे सारा दिन इस धूप में ही चलाओगी, घर कब आएगा? बस थोड़ी दूर और। थोड़ी दूरी पर भीखू का घर आ जाता है। लो आ गया हमारा महल महारानी। कितना छोटा है ये घर, वो भी मिट्टी का। क्या मुझे यहाँ रहना होगा? देखो महारानी, मेरे पास जो है यही है। घर को देखकर पहले तो घमंडी महारानी मुंह बनाती है, पर फिर अंदर जाती है। उसे खुद ही घर की सफाई भी करनी पड़ती है। देखो, मैं थक गई हूँ, मुझे भूख लगी है और खाना चाहिए। वहाँ ओखली में धान रखा है, कूटो और बना लो भात। वो रहा चूल्हा। क्या कहा? मैं लकड़ियाँ बीनने जाऊँ? अरे तुम भूल रहे हो, मैं एक राजा की बेटी हूँ और मैं महारानी हूँ। मैंने एक फूल भी नहीं उठाया और मैं धान कूटूं, लकड़ी लाऊं? लगता है इसकी भाषा में ही इसको जवाब देना होगा। इसका घमंड ऐसे नहीं टूटेगा। देखो चारुलता, अब तुम महारानी नहीं बल्कि एक मोची की बीवी हो, समझी ना?
यहाँ दासियां नहीं आएंगी सोने चांदी के बर्तन में खाना लेके। ढीठपन में चारुलता भूखे पेट जमीन पर सो जाती है। आधी रात तक भी उसे नींद नहीं आती। सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। अरे, अपने महल में मैं मखमल के बिछोने पर सोती थी और यहाँ इस पुलिया पर सोना पड़ रहा है। कितनी गड़ रही है ये कहते हुए महारानी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। चारुलता को घनघोर गरीबी में रहना पड़ता है और सब खुद करना पड़ता है। अरे क्या बात है महारानी, 2 दिन से देख रहा हूँ दाल भात ही बना रही हो। आटा खत्म हो गया है। अब तुम गेहूं पीस कर आटा बनाओ तो मैं रोटी बनाऊं ना। अरे अब मैं कमाने बाहर जाऊं या घर बैठ के चक्की चलाऊं? घर के काम तो औरतों को देखने होते हैं। लगता है मुझे फिर से तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुम अब महारानी नहीं बल्कि गरीब मोची की बीवी हो। चारुलता चिढ़कर चक्की में आटा पीसने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। चारुलता को एक महारानी के सुख की जिंदगी से एकदम अलग जीवन जीना पड़ता है। धान कूटना, आटा पीसना, लकड़ी लाना, दूर नदी से पानी भरकर लाना, इतने के बाद भी चारुलता को गरीबी की जिंदगी के दुखों का एहसास अब हो ही जाता है। फिर एक दिन वो नदी पर कपड़े धोने आती है। तभी कपड़े धोते धोते जैसे ही वो अपनी शक्ल नदी की परछाई में देखती है तो खुद को देखकर कहती है, जब मैं महारानी थी तो मेरा रंग रूप कितना अद्भुत और मनोहर था, मगर अब गरीबी में जिंदगी गुजारने के बाद मैं कैसी दिखने लगी हूँ। काश कि मेरा मन घमंड से ना भरा होता तो आज मैं ऐसे दुखी वाले दिन नहीं देख रही होती बल्कि मैं एक महारानी की गद्दी पर बैठी होती। महारानी के दुख भरे आंसू नदी के पानी में गिरते हैं। गरीबी और दुख में जिंदगी बिताने के बाद चारुलता को गरीबों का दुख दर्द समझ में आता है। जिसके बाद एक दिन भीखू खुश होकर कहता है, चलो कम से कम देर से ही सही, चारुलता का घमंड तो टूटा। राजा जी को इस बात को बताना होगा। भीखू ये बात बताने के लिए महल जाता है। जिसके बाद राजा चारुलता को वापस लौट आने के लिए आदर के साथ रथ भिजवाते हैं। महारानी देखो तुम्हें कौन लेने आया है। अजी, कौन आया है? पहली बार चारुलता को खुद की इज्जत करता देखकर भीखू को अच्छा लगता है। ये रथ किसके लिए आया है? चारुलता, ये रथ तुम्हारे पिताजी ने महारानी के लिए भिजवाया है। असल में तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए इस दुख भरी जिंदगी को भोगने का निर्णय हमने किया था, ताकि तुम्हें एक बेबस गरीब जिंदगी का एहसास हो, जो कि अब तुम्हें हो चुका है। अब तुम्हारे अंदर एक सरल और सहज मन आ गया है, जो कि महारानी में होना चाहिए। इसलिए अब तुम इस नगर की उचित महारानी हो। ये सुनकर चारुलता की आंखों में आंसू भर आते हैं। इसके बाद पूरे आदर और सत्कार के साथ भीखू और चारुलता महल लौट आते हैं, जहां उसे महारानी के पद पर फिर से बैठा दिया जाता है। और अब चारुलता नगर के हर गरीब को अपने परिवार की तरह मानती है और उनकी परेशानियों को सुनकर उनकी मदद भी करती है।